नमस्कार, एक बार से फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। आई होप सो आप सबकी एलडीसी ही एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और हम आज आपकी अपनी वीडियो में आप सबको जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, एसबी अकाउंट इसको हम बोलते हैं, के बारे में हम डिटेल क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एमसीक्यू रहने वाले हैं और थोड़ी सी थ्योरेटिकल इशू भी पार्ट भी रहने वाला है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप सो आप सबकी जो है एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आपकी आज की जो हमारी वीडियो है ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके रिलेटेड हमने आज की वीडियो बनाई है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई होप सो आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस जिसे हम सेविंग बैंक अकाउंट जिसे हम बोलते हैं डाकघर बचत खाता एसबी। सबसे पहले देखिए हम थोड़ा सा डिटेल में हल्का फुल्का इसका ओवरव्यू लेंगे। जो अभी करंटली ब्याज दर है वो है 4%। ठीक है जी। खाता खोलेंगे न्यूनतम हमारे को चाहिए होता है 500 रुपये और अधिकतम जो शेष राशि है वो निर्धारित सीमा के अनुसार रखी जा सकती है। और इस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए भारत का निवासी नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, इसको भारत का नागरिक ही इस खाते को खोल सकता है। और जो सेविंग अकाउंट है आपका सिंगल अकाउंट खोला जा सकता है, जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है और जॉइंट अकाउंट मैक्सिमम 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं, 3 वयस्क मिलकर खोल सकते हैं। देखिए जी, जॉइंट अकाउंट ए जो प्रकार का है वो खाता कैसा होता है, सभी जमाकर्ताओं द्वारा या जीवित जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। मतलब जो आपका जॉइंट ए अकाउंट होता है वो दोनों जमाकर्ताओं द्वारा चलाया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट बी ये किस प्रकार का खाता है, एक जमाकर्ता या जीवित जमाकर्ता द्वारा अलग अलग संचालित किया जा सकता है। और जी नाबालिग की ओर से जो है पेरेंट्स खाता खोल सकते हैं। जो आपके बच्चे अभी माइनर हैं उनके अगर उनका खाता खोलना है तो वो पेरेंट्स के थ्रू खुलता है। जो असंतुलित मानसिक स्थिति वाले व्यक्ति, मतलब जो कि आप बोलते हैं जो मेंटली जिनको प्रॉब्लम होती है, जो मेंटली रिटायर्ड जिनको आप कह सकते हैं, उनकी ओर से भी अभिभावक खाता खोल सकते हैं। ठीक है जी। और जो 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो नाबालिग है वो खुद अपने नाम पर डायरेक्ट खाता खोल सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति केवल एकल खाता एक ही सिंगल अकाउंट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। आपका अगर एक सिंगल अकाउंट ऑलरेडी है तो आपका दूसरा सिंगल अकाउंट सेविंग अकाउंट में नहीं खुलेगा। एकल खाता बंद बाद में संयुक्त खाते में और संयुक्त खाता एकल खाते में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इट मीन्स ये है कि अगर आपका सिंगल अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में तो वो आपका सिंगल अकाउंट जॉइंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता और जॉइंट अकाउंट आपका सिंगल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। संयुक्त खाता धारक की मृत्यु होने पर जीवित धारक ही एकमात्र मालिक होगा। यदि जॉइंट अकाउंट का जो जॉइंट अकाउंट है अगर उसमें किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा जो अकाउंट होल्डर बचता है वही उस खाते का जो है एकमात्र मालिक होगा। यदि जीवित धारक के नाम पहले एकल खाता है तो संयुक्त खाता बंद करना अनिवार्य होगा। देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, अगर आपका एक जॉइंट अकाउंट है और एक सिंगल अकाउंट है और जॉइंट अकाउंट में आपका जो एक अकाउंट होल्डर है वो उसकी डेथ हो जाती है तो आपको जो आपका जॉइंट अकाउंट है वो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक सिंगल अकाउंट पोस्ट ऑफिस में चल रहा है। जो कि हमने अभी पढ़ा है कि पोस्ट ऑफिस में आपका एक ही सेविंग सिंगल अकाउंट हो सकता है। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर नाबालिग धारक को नया खाता खोलने का फॉर्म, जिसे AOF यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और नया केवाईसी की फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगा, नो योर कस्टमर, अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा ताकि खाता व्यस्त खाते में बदला जा सके। मान लीजिए आपने कोई माइनर अकाउंट खोला है, आप जब माइनर तब आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट खोला है, जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको खाता खोलने का फॉर्म AOF और नए KYC अपने पोस्ट ऑफिस में जमा कराने होंगे, तब आपका खाता जो है माइनर से मेजर में बदल जाएगा। मतलब आप उस खाते को स्वयं फिर संचालन कर सकते हैं। चलिए इस थोड़े से हम जो ये भी हमने डिटेल पढ़ी है इस पे आधारित हम थोड़े से MCQ करते हैं, जल्दी से करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज दर कितनी है, तो फिलहाल 4% है, ये सभी को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है, आप सबको पता है 500 रुपये से खाता खुलता है। संयुक्त खाता अधिकतम कितने वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है, तो हमने अभी पढ़ा 3 वयस्कों द्वारा, मतलब 3 लोग मिलकर संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, संयुक्त खाता मतलब जॉइंट ए प्रकार का खाता संचालन कैसे होता है, तो देखिए ये सभी जमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से होता है।
मतलब संयुक्त रूप से क्या होता है, सभी जितने भी जमा करते हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, तभी वो उस खाते में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो जॉइंट अकाउंट होल्डर है, कोई एक आ गया और वो खाते से जमा करना निकालना चाहता है तो निकाल लेगा, नहीं, वो पेमेंट नहीं निकाल सकता जब तक तीनों या जितने भी तीनों या दोनों जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वो अवेलेबल, उपलब्ध या उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त बी प्रकार का खाता कैसे संचालित किया जाता है? तो संयुक्त प्रकार का खाता कैसे संचालित किया जाता है? किसी एक जमाकर्ता द्वारा। मतलब संयुक्त जो जॉइंट बी अकाउंट होते हैं वो कोई भी एक कस्टमर आकर निकाल सकता है, जमा कर सकता है, कोई इशू नहीं है। दूसरा कस्टमर पासबुक लेके आएगा, वो जमा कर, मतलब दोनों जो अकाउंट होल्डर हैं उसमें दोनों को आने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक भी आ जाए तो वो उस खाते को मतलब आपका चला सकते हैं, उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक व्यक्ति कितने एकल खाते खोल सकता है? एक व्यक्ति के कितने अकाउंट हो सकते हैं? अभी पढ़ा हमने, केवल एक ही एकल खाता, सिंगल अकाउंट हो सकता है। नाबालिग खाता वैसे खाते में कब बदला जाता है? 18 वर्ष की आयु पर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सभी जमा निकासी पूर्ण रुपए में ही की जाएगी। मतलब आप जो भी खाते में जमा या विड्रॉल करते हैं वो पूर्ण रुपए, मतलब आपका पैसे में नहीं, पॉइंट पैसे में नहीं होगी। मान लो 55 रुपये 50 पैसे, ऐसे नहीं होगी, पूर्ण पैसे में होगी। तो न्यूनतम राशि हमने बताया ही आपको, खाता खोलने के लिए 500 रुपये है, और बाद की प्रत्येक जमा राशि कम 10 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जितने, अगर आपने खाता खोल लिया तो आप मिनिमम उसमें 10 रुपये जमा करा सकते हैं। 10 से अधिक तो करा ही सकते हैं, पर मिनिमम कितने जमा करा सकते हैं? 10 रुपये। और न्यूनतम निकासी मतलब न्यूनतम विड्रॉल कितनी हो सकती है आपकी? 50 रुपीज़ की आप विड्रॉल ले सकते हैं कम से कम। अधिकतम जमा राशि, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ऐसी कोई भी निकासी की अनुमति नहीं होगी जिससे खाते का न्यूनतम शेष 500 से कम हो जाए। मान लीजिए दोस्तों, आपके खाते में 1000 रुपये हैं और आप 600 रुपये विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल नहीं होंगे, क्योंककि आपका जो से मिनिमम जो बैलेंस है वो 500 रुपीज़ को कम कर रहा है, तो आपका बैलेंस 400 रुपये हो जा रहा है। अगर आप 1000 से 600 रुपये विड्रॉल कर रहे हैं तो आपका ये विड्रॉल नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी विड्रॉल की परमिशन नहीं होगी जो आपका न्यूनतम 500 रुपये के मिनिमम बैलेंस पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो आपको मिनिमम 500 रुपये जो है आपको खाते में रखना ही रखना है। यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते का शेष 500 नहीं किया गया तो 50 रुपये खाते में रख रखाव शुल्क, मेंटेनेंस फीस के रूप में काटे जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे। अगर आपके एक वित्तीय वर्ष, मतलब वित्तीय वर्ष आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च में, अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम बैलेंस है तो आपके खाते से 50 रुपये मेंटेनेंस के रूप में काट लिए जाएंगे। यदि खाते का शेष शून्य हो जाता है तो खाता स्वतः बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपके खाते में 500 रुपये थे और आप उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका खाता जो मेंटेनेंस फीस है, रख रखाव फीस जिसे कहते हैं, 50 रुपये कटते 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 आपका खाता शून्य हो गया तो आपका खाता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। चलिए इसी थ्योरी पे बेस पे हम थोड़े से जो MCQ बनते हैं वो पढ़ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा निकासी किस रूप में की जाएगी? हमने अभी पढ़ा, पूर्ण रूप में की जाएगी, केवल पूर्ण रुपए में की जाएगी। खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि कितनी है? बड़ा वेरी सिंपल, 500 रुपये। अभी पढ़ा है हमने लेटेस्ट। जमा बाद में की जाने वाली न्यूनतम जमा राशि कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम राशि पूछा है, न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 10 रुपये जमा करा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो करा ही सकते हैं। न्यूनतम निकासी कितनी की हो सकती है? तो वो हो सकती है 50 रुपये की। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें आ गया, तो 50 रुपये की हो सकती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अधिकतम जमा राशि कितनी हो सकती है? कोई अधिकतम सीमा नहीं है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस स्थिति में निकासी की अनुमति नहीं होगी? जब न्यूनतम शेष 500 से कम हो जाए तो आपको जो है विड्रॉल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि ये वित्तीय वर्ष के अंत तक खाते में 500 नहीं है तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा 50 रुपये मेंटेनेंस फीस के रूप में काट लिए जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। खाते का बैलेंस शून्य होने पर क्या होगा? खाता स्वतः बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी अभी हमने पढ़ा था। देखिए थ्योरेटिकल पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आप उससे रिलेटेड जो ऑप्शन बनते हैं वो आपको खुद ही आने लग जाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको MCQ पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपका कभी आप ऑप्शन चुनने में गलती कर सकते हैं और आपका जो है सवाल गलत हो सकता है। अगर आपने थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपका ऑप्शन कभी गलत नहीं होगा। देखिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं। एकल खाते के जमाकर्ता या संयुक्त खाते के जमाकर्ता,
ठीक है, जैसा भी मामला हो, मतलब दोनों ही केस में सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट में एक से अधिक व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। ठीक है जी, मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है, सिंगल अकाउंट और जो आपका जॉइंट अकाउंट होता है उनमें एक से अधिक ज़्यादा व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन नॉमिनी व्यक्तियों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। तो इससे एक पता लगता है कि हमें एक से ज़्यादा व्यक्ति तो नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन वो उनकी संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल खाते में जमाकर्ता की मृत्यु या संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति पात्र शेष राशि को प्राप्त करने का हकदार होगा। देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, यदि आपका जो सिंगल अकाउंट है उसमें अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो वो उसका खाते का जो अमाउंट है उसका हकदार कौन होगा, नॉमिनी। यही कंडीशन दूसरा है, अगर संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट है उसमें भी सभी आपके अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उसमें जो बैलेंस है उसका हकदार कौन होगा, जो उसमें नॉमिनी बनाए गए होंगे। नॉमिनी कितने बनाए जा सकते हैं, 4। तो अगर 4 बनाए तो चारों हकदार होंगे। अब 4 बनाए होंगे तो उसमें परसेंटेज दी होगी, किस नॉमिनी को कितना परसेंट दिया जाए। अगर कोई एक नॉमिनी है तो वो 100% का मालिक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नामांकन खाता खोलते समय फॉर्म 10 में निम्नलिखित जानकारी देकर किया जाएगा। जैसे नामांकित व्यक्तियों का नाम, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले हिस्से का प्रतिशत, मतलब अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी बना रहे हैं तो आपको हर नॉमिनी के लिए परसेंटेज भी डिसाइड करनी होगी, किस नॉमिनी को कितना परसेंट जो है बैलेंस उसका अमाउंट का दिया जाएगा। ठीक है, जमाकर्ता पूर्णतः विशेष स्वामित्व अधिकार लाभार्थी बेनिफिशियरी के रूप में प्राप्त करेगा। मतलब देखिए जो पूर्ण जो विशेष स्वामित्व अधिकार लाभार्थी होंगे वो मतलब जो आपके नॉमिनी होंगे वो ही उसमें जो बेनिफिशियरी होंगे, किस कब, जब आपके अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी, सिंगल में हो या जॉइंट में हो। जॉइंट अकाउंट में हमने पढ़ा है कि अगर जॉइंट अकाउंट में अगर किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा अकाउंट होल्डर है वो उसका हकदार होगा। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी हकदार होंगे। ठीक है जी, जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के लाभ हेतु ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करेगा। देखिए अगर मान लीजिए जो नॉमिनेशन किसका किया गया है, जिसको नॉमिनी बनाया गया है वो माइनर है, तो उसमें किसी को अपॉइंट किया गया होगा कि जब तक वो मेजर नहीं होता तो वो जो उसका जो देखभाल है वो कौन करेगा, उसको बोलते हैं ट्रस्टी। तो जब तक वो उत्तराधिकारी का मतलब आपका अपनी 18 साल की एज पूरी नहीं करेगा तब तक ट्रस्टी, उसका लाभ कौन किसको मिलेगा, ट्रस्टी की निगरानी में रखा जाएगा। चलिए इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितने व्यक्ति नामांकित कर सकते हैं, मतलब कितने नॉमिनी बना सकते हैं। तो अभी पढ़ा 4, बहुत सिंपल। नामांकन कब किया जाता है, अभी पढ़ा हमने, खाता खोलते समय किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन किस फॉर्म में किया जाता है, फॉर्म 10 में किया जाता है। ठीक है जी, संयुक्त खाते में राशि प्राप्त करने का अधिकार कब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु पर। मतलब जब सब दोनों सिंगल अकाउंट में होल्डर अकाउंट में तो जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी तब, जॉइंट अकाउंट में जब सभी मृत्युओं अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी तब जो है नॉमिनी उसका हकदार होगा। देखिए फॉर्म 10 में कौन सी जानकारी देना अनिवार्य होता है, हमने पढ़ा है नामांकित व्यक्तियों का नाम और उनका हिस्सा, मतलब उनकी परसेंटेज कि किस नॉमिनी को कितना परसेंट दिया जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नामांकित व्यक्ति राशि किस रूप में प्राप्त कर सकता है, नामांकित में नॉमिनी व्यक्ति राशि किस रूप में प्राप्त कर सकता है, हमने अभी पढ़ा लाभार्थी होगा या ट्रस्टी होगा। या तो वो नॉमिनी खुद होगा तो उसको मिल जाएगी तो लाभार्थी, अगर वो किसी का ट्रस्टी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब ट्रस्टी बनाया गया हो तो ट्रस्टी के रूप में उसको मिल सकती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यदि नामांकित व्यक्ति ट्रस्टी के रूप में राशि प्राप्त करता है तो वह राशि किसके लाभ के लिए होती है। देखिए जो मैं आपको अभी बता रहा था, जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए, मतलब ट्रस्टी उसी केस में बनाया जाता है जब अकाउंट होल्डर ने किसी नॉमिनी किसी माइनर को बनाया हो तो उसमें एक ट्रस्टी, मतलब एक आपको गार्डियन अपॉइंट करना पड़ता है तो उसको ट्रस्टी कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है, यदि नामांकित व्यक्ति ट्रस्टी के रूप में राशि प्राप्त करता है तो वह राशि किसके लाभ के लिए होगी, जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए थोड़ी सी थियोरेटिकल हम और पढ़ते हैं अभी। ब्याज की गणना महीने की 10 तारीख से अंतिम दिन तक के न्यूनतम शेष के आधार पर की जाएगी। ब्याज केवल पूर्ण रुपये
में ही देय होगा। इससे क्या पता लगता है कि महीने के 10 तारीख से लेकर और महीने के अंतिम दिन तक आपके खाते में जो सबसे कम जिस दिन मिनिमम शेष होगा, मतलब सबसे कम जिस दिन पैसा होगा, उस पैसे पर आपको ब्याज दिया जाएगा। और ब्याज किस रूप में दिया जाएगा? पूर्ण रूप में दिया जाएगा। यदि किसी महीने में 10 तारीख से महीने के अंतिम दिन के बीच किसी भी समय खाते का शेष 500 से कम हो जाता है तो उस महीने के लिए ब्याज देय नहीं होगा। देखिए, 10 तारीख से लेकर और महीने के अंतिम दिन के बीच अगर आपके खाते में 500 रुपये से कम बैलेंस है तो आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा उस महीने के लिए। ब्याज को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा और यह ब्याज समय समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। देखिए, 2 क्वेश्चन पता लग गए कि आपको ब्याज कब मिलेगा? वित्त वर्ष के अंत में। मतलब वित्त वर्ष का अंत कब होता है? 31 मार्च को। मतलब आपको 1 अप्रैल को आपके खाते में ब्याज लग जाएगा। और ब्याज का जो है ब्याज निर्धारण मतलब कौन डिसाइड करता है कितना % ब्याज किस वर्ष के लिए रखना है? तो ये कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। खाता बंद करने की स्थिति में ब्याज खाता बंद होने वाले महीने के ठीक पिछले महीने तक ही दिया जाएगा। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आप फरवरी में या मान लीजिए आप जनवरी में अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो जनवरी 2026 को आप अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो आपको जो ब्याज है वो मिलेगा दिसंबर 2025 तक। आपको जनवरी 2026 का ब्याज नहीं मिलेगा। मतलब आप समझ आई होप समझ गए होंगे कि जिस महीने में आप अकाउंट बंद कर रहे हैं आपको उसके पिछले महीने तक ब्याज दिया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के अंतर्गत सभी सेविंग बैंक खातों से एक वित्तीय वर्ष में अर्जित 10,000 रुपये तक का ब्याज कर मुक्त होता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है इस वाली लाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। यदि आपको सेविंग अकाउंट से मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये तक है तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट कौन से? सभी सेविंग अकाउंट, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो, चाहे आपका बैंक में हो, चाहे आपके अलग अलग बैंकों में खाता हो, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट होंगे, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक्स में हो, सबका मिलाकर ब्याज, टोटल ब्याज मिलाकर सभी बैंक खातों का, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का मिलाकर जो ब्याज है वो 10,000 रुपये से यदि अधिक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपये तक है, 10,000 से कम है तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चलिए इससे रिलेटेड थोड़े से MCQ कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ब्याज की गणना किस आधार पर की जाती है? ये की जाती है आपकी महीने की 10 तारीख से अंतिम दिन तक के न्यूनतम शेष पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किस स्थिति में किसी महीने का ब्याज नहीं मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब 10 तारीख से अंतिम दिन के बीच बैलेंस 500 रुपये से कम हो जाए तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अभी हमने पढ़ा था ऊपर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज कब खाते में जमा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में। और वो इसकी जगह ऑप्शन दे सकता है 1 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 1 मार्च को। तो आपको हमेशा याद रखना प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में, मतलब 31 मार्च को हमारा वित्त वर्ष का अंत होता है तो अप्रैल में आपको या 31 मार्च को आपका ब्याज आपके खाते में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? हमने अभी पढ़ा, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, खाता बंद करने पर ब्याज किस अवधि तक दिया जाता है? अभी हमने पढ़ा, जिस महीने खाता बंद कर रहे हैं उसके पिछले महीने तक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आयकर अधिनियम 80 TTA के अंतर्गत कितनी ब्याज राशि कर मुक्त है? तो अभी हमने पढ़ा 10,000। और ये मैंने आपको बता दिया सभी जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं सभी का मिलाकर आपका ब्याज 10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10,000 से अधिक है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। धारा 80 TTA के अंतर्गत कर मुक्त ब्याज किससे संबंधित है? सभी सेविंग बैंक खातों से। ऑप्शन नंबर सी, जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताया, देखा वही क्वेश्चन आ गया। चलिए थोड़ा सा अगली थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। यदि किसी खाते में लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक कोई भी जमा या निकासी नहीं होती तो उस खाते को साइलेंट खाता माना जाएगा।
बस आप इसमें शर्त क्या है कि उस खाते में मिनिमम बैलेंस से हो, मिनिमम बैलेंस हो या मिनिमम बैलेंस से अधिक अमाउंट हो, ठीक है जी, तभी वो खाता चलता रहेगा। अदरवाइज़ उससे कम होगा तो हमने आपको भी बताया कि उसमें 50 रुपये मेंटेनेंस के चार्ज के रूप में कटते रहेंगे और एक दिन वो खाता शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो वो खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। साइलेंट खाते को पुनः चालू या रिवाइव करने के लिए खाता धारक को अपने पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा, साथ में अपडेटेड केवाईसी दस्तावेज और पासबुक जमा करानी होगी, ठीक है जी। ये भी समझ गए हैं आप, बहुत इजी। साइलेंट खातों को पुनः चालू करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। साइलेंट खाते को रिवाइव करने के लिए जो है कोई भी फीस या कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करनी होती है। किसी खाते को साइलेंट खाता कब माना जाएगा, अभी हमने पढ़ा 3 लगातार वित्तीय वर्ष तक लेन देन ना होने पर। ऑप्शन सी आपका सही है। साइलेंट खाता पुनः चालू करने के लिए क्या करना होगा, हमने अभी पढ़ा, पोस्ट ऑफिस में आवेदन करना होगा केवाईसी पासबुक के साथ, ठीक है जी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। साइलेंट खाता पुनर्जीवित यानी रिवाइव करने के लिए कितना शुल्क दिया जाता है, हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। साइलेंट खाते को पुनः चालू करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी देने पड़ेंगे, तो वो देने पड़ेंगे अपडेटेड केवाईसी दस्तावेज और पासबुक, ठीक है जी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी कुछ सुविधाएं हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन कर ही मिल सकती हैं। सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसके लिए आपको आवेदन करना होता है, स्पेशली पोस्ट ऑफिस में। जैसे अगर आपको सेविंग बैंक के अकाउंट के साथ चेक बुक चाहिए तो आप उसके लिए पोस्ट ऑफिस में आवेदन करेंगे। आपको एटीएम कार्ड चाहिए उसके लिए भी आपको आवेदन करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन बैंकिंग चाहिए तो उसके लिए भी आवेदन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन बैंकिंग में क्या क्या शामिल है, उसमें शामिल है NEFT, RTGS, ठीक है जी। और जैसे फ़ंड ट्रांसफ़र किस किस में कर सकते हैं आप, जो NEFT और RTGS है वो आप कर सकते हैं PPF, SSA और SB अकाउंट। इनमें आप जो है ऑनलाइन अपने घर बैठे ही मोबाइल से जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खाता खोलना और बंद करना ये सब आप अपने मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना ले सकते हैं आप, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को आप के लिए इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आप इनरोल कर सकते हैं। KYC और KYC के माध्यम से खाता खोल सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्याज प्रमाण पत्र, आप ऑनलाइन अगर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहते हैं वो भी आप मोबाइल बैंकिंग के साथ आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, अगर आपने सेविंग बैंक के साथ नेट बैंकिंग ली हुई है तो आप जितने भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं आप उनके अकाउंट घर बैठे ही खोल सकते हैं, और जो अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी उस अकाउंट में। मान लीजिए आपने RD खोलनी है और आपका सेविंग अकाउंट है और आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप घर बैठे ही RD खोल सकते हैं। आपने TD खोलनी है आप TD खोल सकते हैं। आपने NSC लेनी है आप NSC ले सकते हैं। आपने KVP लेनी है आप KVP ले सकते हैं। मतलब जितने भी अकाउंट जो आप खोलते हैं, PPF खोलना चाहते हैं तो PPF घर बैठे खोल सकते हैं। जो ये सारे काम जो हैं आप नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के थ्रू घर बैठे ही कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएँ जो हैं सेविंग अकाउंट में आपको मिलती हैं। तो इससे जो जुड़े हुए MCQ बनते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। चेक बुक सुविधा प्राप्त करने के लिए कहाँ आवेदन करना होगा, कहाँ करना होगा, संबंधित पोस्ट ऑफिस में, किसी भी डाकघर में नहीं, संबंधित जहाँ पे आपका अकाउंट स्टैंड करता है उसी पोस्ट ऑफिस में आपको जो है आवेदन करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग के अंतर्गत कौन सी सुविधाएं शामिल हैं, कौन सी हैं, देखिए NEFT और RTGS, ठीक है। ये सुविधा उपलब्ध है। इसमें मतलब केवल बैलेंस चेक करना ये नहीं है, केवल मिनी स्टेटमेंट ये भी नहीं है, केवल SMS अलर्ट ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी इसमें आता है। आप बैलेंस चेक भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। और SMS अलर्ट तो आपको आते ही हैं। तो शामिल है कौन सी, NEFT और RTGS। तो ये आपका सही होगा बी आंसर। फंड ट्रांसफ़र सुविधा किन खातों के लिए उपलब्ध है, हमने अभी पढ़ा, PPF, SSA, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और SB खाते के लिए आपको जो फंड ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना किसके अंतर्गत उपलब्ध है, तो ये अटल पेंशन योजना, देखिए पेंशन इसे नाम में है तो ये क्या है, पेंशन योजना है, ठीक है जी। दूसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, किस प्रकार की योजना है, बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना मतलब ये आपका दुर्घटना बीमा है, ठीक है जी। KYC के माध्यम से क्या सुविधाएं, KYC के माध्यम से क्या सुविधा उपलब्ध है, KYC और खाता खोलना। अगर आपके अकाउंट में KYC उपलब्ध है और आप नेट बैंकिंग ली है तो आप KYC तो किया हुई है, आप खाता भी खोल सकते हैं। ये केवल पहचान सत्यापन ये भी गलत है। केवल खाता बंद करना ये भी इसमें नहीं होता, ठीक है। मतलब आपने
KYC और नेट बैंकिंग के लिए तो खाता बंद कर सकते हैं आप, केवल पासबुक अपडेट ये भी नहीं है। तो इसमें क्या आंसर आपका बनता है, KYC और खाता खोलना। चलिए नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑनलाइन ब्याज प्रमाण पत्र किस माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो हमने अभी पढ़ा, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऑफलाइन भी आप पोस्ट ऑफिस में जाकर लेना चाहें वहाँ से भी मिल सकता है, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारी वीडियो यहीं इतनी थी। हमने आज की वीडियो में पढ़ा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे पढ़ लिए हैं, और मैक्सिमम बहुत अच्छा ये हमारा था सेविंग बैंक अकाउंट का जो लेक्चर हमारा रहा। मैं आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी जो बन सकते थे वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए, इस क्लास में कवर कर लिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी आज की जो ये क्लास है वीडियो की बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट लिखिए, कमेंट में बताइए। अगर कुछ इसमें छूट गया है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी इस वीडियो की क्लासेस को आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस PDF को अगर आप लोग लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बस उसके लिए आपको इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक अच्छा सा कमेंट करना है, शेयर करना है। और ये सब आप करते हैं तो बस कमेंट में लिखिए कि PDF चाहिए, तो आपको PDF हम दे देंगे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको PDF जो है उपलब्ध करा दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये PDF लेने के लिए प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, समाप्त यहीं पर। और आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।